हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने नीट 2026 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी रखी थी। उस सीरीज़ का नाम है एनसीईआरटी सीरीज़। उस सीरीज़ के अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 8 सेल वाला, एंड उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर हमने देखा था वो देखा था 14 नंबर चैप्टर ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया था हमने। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, इसकी पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली हमने इस चैप्टर की। उसके बाद पीवाईक्यू भी देख लिए थे, और उसके बाद में 2 लेक्चर में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद में अभी ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आपको सामने दिख रहा होगा, मैं रेज कर देती हूँ जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे ना। देखो आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 15 क्या है। चैप्टर नंबर 15 है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तरीका हमारा यही रहेगा, आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, या फिर जो बच्चे स्क्रीन पे देख रहे हैं वो स्क्रीन पे देख लो। साथ में अपनी एनसीईआरटी को भी लेके रखो कि जो चीज़ें कोई मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई अंडरलाइन करना है, किसी को हाईलाइट करना है, तो साथ में वो कर लोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सारे बोलो जय माता दी, अपने अपने भगवान जी को याद कर लो कि हमें इतनी सद्बुद्धि दे कि इस चैप्टर को हम अच्छे से कंपाइल कर पाएँ कि कोई भी क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से गलत ना हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी की, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि हमें क्या करना पड़ता है कि हमारी सेल्स को प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। क्या प्रोवाइड करने पड़ते हैं? न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी पड़ती है। साथ में क्या होता है, कुछ एसेंशियल सब्सटेंस भी होते हैं, वो भी क्या करने पड़ते हैं, सेल को देने पड़ते हैं। बट फिर एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि इसके साथ साथ में सेल क्या करती है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड। उनको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है हमारी बॉडी से कॉन्टिन्यूसली, जिसके क्या उसके कि हमारा जो टिश्यू है, हमारा जो सेल है, वो एक हेल्दी फंक्शनिंग कर सके, हेल्दी फंक्शन परफॉर्म हो सके। तो ये तो बात हमें भी पता है कि अगर हम क्या करेंगे, सेल को ऑक्सीजन देंगे, सेल को न्यूट्रिशंस देखेंगे, सेल को और ऐसे सब्सटेंस देंगे जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, और सेल से हार्मफुल सब्सटेंस लाइक हमने CO2 का रिमूवल देखा था, और भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता है, उसको बॉडी से रिमूव करेंगे तो हमारा सेल जो है, हमारा टिश्यू जो वो अच्छे से फंक्शन करेगा। ठीक है, ये तो हमारी हम कोई भी लाइफ में कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें देखते ही हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, जो अच्छी चीज़ें वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दो। तो वही सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलती है हमारी हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, कि बॉडी अच्छे से काम कर सके, टिश्यू अच्छे से वर्क कर सके, अपना सेल्स अच्छे से वर्क कर सके। तो ये काम करना पड़ता है हमें। तो हम क्या करते हैं, इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। ये अब हमें ऐसे फंक्शनिंग चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि क्या कर सके कि हम ये सारे सब्सटेंस हर सेल को तो प्रोवाइड करवा सके। जितनी भी बॉडी में सेल है सबके पास क्या जाए, ऑक्सीजन जाए, सबके पास क्या जाए, न्यूट्रिशंस जाए, सबके पास क्या जाए, जो एसेंशियल सब्सटेंस है वो जाए। और क्या कर सके कि जो हर सेल ने CO2 बाहर बनाए उसको हम बाहर निकाल सकें, जो भी सेल का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, हार्मफुल प्रोडक्ट है, हर सेल से हम वो रिमूव कर सके। तो इस टाइप की मैकेनिज्म हमें चाहिए होती है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, आगे पढ़ो एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा। तो ये मैकेनिज्म हमें चाहिए। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए कि अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाने के लिए, अच्छी चीज़ों को तो हमें भेजना है और बुरी चीज़ों को बाहर निकालना है। अच्छी चीज़ें तो सेल को देनी है, गंदी चीज़ें सेल से बाहर निकालनी है। तो ये जो हमें ट्रांसपोर्ट करना है सब्सटेंस का, इस सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारी जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट मेथड्स क्या करके इवॉल्व कर रखे हैं। जैसे अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है, लाइक सिंपल ऑर्गेनिज्म। ध्यान से देखेंगे, 2-3 लाइनें जो स्टार्टिंग एनसीईआरटी आपको समझ में आ गई। इतना हमें पता है कि सेल को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेल को ऑक्सीजन देने पड़ेंगे, सेल को कुछ सब्सटेंस देने पड़ेंगे जो सेल के लिए यूजफुल है, और सेल ने जो CO2 बनाई है, जो हार्मफुल और वेस्ट प्रोडक्ट बनाए, उसको सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें डिफरेंट मैकेनिज्म क्या कर रखी है, जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है उन्होंने इवॉल्व कर रखी है। ठीक है, तो अब क्या कर रखा है, देखो कहाँ पे, सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर from their surrounding through their body cavity of facilitate the cell to exchange the substance। तो चीज सिंपल ऑर्गेनिज्म है। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक कौन हो गए, हमारे पास स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट हो गए। ये क्या करते हैं, सर्कुलेट करवाते हैं किसको, वाटर को, फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ दियर सब्सटेंस। ये क्या करते हैं बच्चों की, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है लाइक स्पॉन्जेस है मैम, सिलेंट्रेट है, ये क्या करते हैं, किसको अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाते हैं। मान लो कोई एक स्पॉन्ज है, ठीक है, स्पॉन्ज ऐसे इरेगुलर सी शेप का, तो ये मान लो कोई स्पॉन्ज है, ठीक है, स्पॉन्ज है। तो स्पॉन्ज क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर किसको एंटर करवाता है, वाटर को करवाता है, और ये वाटर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो क्या होता है कि इससे जो एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए होते हैं कैविटी के अंदर जाता है, तो इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस हो जाता है। ठीक है मैम। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फूड विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल।
ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। अब हायर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर एक हमें स्पेशल टाइप का फ्लूइड देखने को मिलता है, उसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, उसका नाम क्या है मैम, ब्लड है। और ब्लड को ही इस चैप्टर में हमें क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। फॉर दिस पर्पस अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सबस्टांस। देखो मोस्ट बोला है, मोस्ट कॉमनली तो कौन है, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज तो कौन होता है, बॉडी फ्लूइड जो है वो ब्लड होता है। बट कुछ केस में साथ साथ में एक अनदर बॉडी फ्लूइड भी है, वो कौन सा लिम्फ है, उसको भी ध्यान रखना है। लिम्फ भी क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है कुछ सबस्टांस का। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ को एक नाम होते हैं बॉडी टिश्यू फ्लूइड, आप इसको मार्क करके रखोगे। लिम्फ के ब्रैकेट में इंसर्ट है लेकिन टिश्यू फ्लूइड, तो लिम्फ का दूसरा नाम क्या बच्चों, टिश्यू फ्लूइड है। एंड द मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन हियर इन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड को पढ़ेंगे, लिम्फ को पढ़ेंगे, ब्लड का कंपोजिशन क्या, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आएगा। इस पैराग्राफ में ऐसा तो कोई लाइनें है नहीं ज़्यादा हार्ड की, मतलब आपको समझ में नहीं, तो मैं फटाफट से कंपाइल करूँ इसको। तो देखो तो क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें एनसीईआरटी बोल रहे कि बच्चों हमारे पास ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए कि जिससे क्या कर सके हम सेल को सॉरी ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, कुछ ऐसे सबस्टांस हो गए जो सेल के लिए यूजफुल है, वो तो प्रोवाइड करा सके, और सेल से बाहर क्या कर सके, जो हार्मफुल सबस्टांस है उनको बाहर निकाल सके। तो इसके लिए अलग अलग एनिमल्स ने अलग अलग क्या कर रखा है, कुछ मैकेनिज्म को इवॉल्व कर रखा है। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है लाइक स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंटेड हो गया, आपको दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। स्पॉन्जी और सिलेंटेड में क्या होता है, वाटर जो है उनकी पूरी बॉडी कैविटी के अंदर जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है और उनकी कैविटी के अंदर हो जाता है, जिससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सबस्टांस हो जाता है। फिर कुछ हायर ऑर्गेनिज्म है जिसमें लाइक ह्यूमन पे इंक्लूड है, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड देखने को मिलता है जिसका नाम है ब्लड। तो ब्लड क्या मोस्ट कॉमन बॉडी फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब चीज़ों को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वहीं पे एक अनदर बॉडी फ्लूइड भी प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम है बच्चों लिम्फ। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंदर हम ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, लिम्फ क्या है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सब मैकेनिज्म इसके हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप इस पूरे पैराग्राफ में कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप उस क्वेश्चन को ईजिली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे स्पॉन्जेस एंड सिलेंटेड को मार्क कर लो, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट कॉमन को मार्क करो कि ब्लड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला बॉडी फ्लूइड है। साथ में कौन सा अनदर बॉडी फ्लूइड दिया है, लिम्फ दिया है, इसको मार्क कर लो। और साथ में आप ध्यान रखो कि लिम्फ का नया नाम क्या है, मतलब लिम्फ का एक और नाम है, उसका नाम क्या है, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ एक ही बंदे के दो नाम है, ठीक है। जैसे चिंटू पिंटू हो गया, चिंटू घर का नाम है, पिंटू बाहर का नाम है, तो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लड को। देखो अब स्टार्ट करते हैं किसको, ब्लड को। ब्लड के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले आपसे पूछे एग्जामिनर कि ब्लड कैसा टिश्यू है, तो हमें ध्यान रखना ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों हमें इसे फ्लूइड क्यों बोला, क्योंकि एनसीईआरटी में आगे मेंशन किया हुआ है कि जो ब्लड है उसकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी होती है, फ्लूइड होती है, तो इसलिए हम इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। और एक टाइप का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड में दो चीज़ें देखने को मिलेगी हमें, एक तो देखने को मिलेगा प्लाज्मा और एक देखने को मिलेगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो दो बातें ध्यान रखनी है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू और इसके मैट्रिक्स कैसी होती है, फ्लूइड होती है, तो हम इसे बोल सकते हैं ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बच्चों। फिर एक जो ब्लड है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो इतनी बातें में ध्यान है ब्लड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा को, देखो ध्यान से पढ़ेंगे प्लाज्मा, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। देखो क्या है प्लाज्मा, टॉपिक का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ स्ट्रोक कलर्ड, एक तो हमें ध्यान रखना प्लाज्मा का कलर कैसा बच्चों, स्ट्रोक कलर है, ठीक है। मैं स्ट्रोक कलर होता है लाइट येलो टाइप में, येलो सा जो कलर होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक कलर। प्लाज्मा इज ए स्ट्रोक कलर विस्कस फ्लूइड, कैसा फ्लूइड है, विस्कस। देखो विस्कोसिटी वाला चैप्टर आप पढ़ते हो अपनी फिजिक्स में। विस्कस जैसे आपने देखा कि जो हनी मान लो और एक वाटर मान लो, इन दोनों को कंपेयर करें, हनी मान लो या मिल्क मान लो, इनको कंपेयर करें तो विस्कस कौन सा फ्लूइड होगा, हनी है वो ज़्यादा विस्कस होगा, हिंदी में बोल सकते हैं गाढ़ा, जिसकी नेचर कैसी गाढ़ी होगी ना जो उसको बोलते हैं विस्कस। तो वैसे ही क्या जो प्लाज्मा वो थोड़ा नेचर में गाढ़ा सा होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, कॉन्स्टिट्यूइंग नियरली 50% ऑफ द ब्लड। ये PYQ है कि जो ब्लड का 50% पार्ट होता है वो कौन होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है मैम। तो जो प्लाज्मा है उसके अंदर हमें देखने को क्या मिलेगा, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वाटर, ये बात हम ध्यान रखेंगे।
90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 5% ऑफ इट। जो प्लाज्मा है बच्चों उसमें 90 to 92% तो क्या देखने को मिल रहा है, H2O यानी वाटर देखने को मिलता है, और 6 to 8% जो बच गया उसमें क्या बच्चों 6 to 8% में सम प्रोटीन्स। ये बात हमें ध्यान रखनी है। वो प्लाज्मा कलर कैसा बच्चा, स्ट्रोक कलर का है। प्लाज्मा कैसा फ्लूइड है, में विस्कोस फ्लूइड है। कितने परसेंट जो प्लाज्मा मतलब ब्लड का पार्ट कितना परसेंट बनाता है प्लाज्मा, 55% जो पार्ट होता है ब्लड का वो होता है प्लाज्मा होता है। हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। ये PYQ है, 50% जो प्लाज्मा होता है ये PYQ आया हुआ है पहले, ठीक है, तो ध्यान रखने में। आगे के लिए प्रोटीन कौन कौन सी मिलती है देखो, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। 3 प्रोटीन ध्यान रखें कौन कौन से बच्चों, फाइब्रिनोजन है एक ग्लोबुलिन है और एक कौन सी एल्ब्यूमिन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है एनसीईआरटी के। आगे लिखा हुआ है फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब फाइब्रिनोजन का काम दिया, फाइब्रिनोजन का काम क्या है बच्चों, ब्लड को क्लोट करने में, कोगुलेशन करने में ब्लड को किसका फंक्शन होता है मैम, फाइब्रिनोजन का होता है। ग्लोबुलिन्स प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। देखो तीनों के फंक्शन रखने हैं। फाइब्रिनोजन का काम किसमें मैम, ब्लड क्लोटिंग में काम है। वहीं पे जो एल्ब्यूमिन है वो क्या करेगा मैम, हमारा जो बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको बना के रखेगा। क्या करेगा, जो एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाएगा। वहीं पे जो बच गया कौन, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करते हैं मैम, हमारी जो हम बोल सकते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जो हमारी एंटीबॉडीज होती है वो कौन बनाता है मैम, वो ग्लोबुलिन बनाता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करेगा, ग्लोबुलिन हेल्प करेगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें देख ली। प्लाज्मा में वाटर है 90 to 92% और प्रोटीन है 6 to 8%। प्रोटीन 3 टाइप के है, फाइब्रिनोजन जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, कोगुलेशन करवाता है ब्लड का, फिर एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, और ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। जो एंटीबॉडी होती है वो किससे मिलकर बनती है, ग्लोबुलिन से मिलकर बनती है, उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। फिर उसका आगे देखेंगे प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एक्सेट्रा। साथ में कुछ मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक कौन कौन से हो गए, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया। ओके मैम। ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा हमें, प्लाज्मा में लिपिड भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, एमिनो एसिड भी हो सकता है। क्या कहते हैं, बॉडी में ट्रांसफर होते रहते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इज इन एक्टिव फॉर्म। जो हमारे ब्लड को क्लोट करने के लिए फैक्टर्स चाहिए वो भी हमें कहाँ देखने को मिलेंगे बच्चों, प्लाज्मा में देखने को मिलेंगे। कौन सी फॉर्म में होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये PYQ है कि प्लाज्मा में से अगर मैं क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दूं तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, सीरम बोलेंगे। ये 2017 का PYQ है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड, तो उसको बोलेंगे सीरम, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा तक कंप्लीट, मैं फटाफट से इसको कंपाइल कर रही हूँ, आप आंखें बंद करोगे मेरे साथ साथ बोलोगे, ठीक है बच्चों। आंखें बंद कर लो, बोलो। मैम हमने देखा ब्लड, हमने स्टार्ट किया ब्लड को। ब्लड है एक मैम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसकी फ्लूइड मैट्रिक्स है तो हम इसे बोल सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के 2 पार्ट है मैम, प्लाज्मा है और एक क्या है बच्चों, और एक क्या है मैम, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। फिर हमने पढ़ा मैम प्लाज्मा को। प्लाज्मा के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सबसे पहले, ये एक स्ट्रोक लड़का है, इसकी विस्कस मतलब इसका नेचर कैसे होता है, विस्कस नेचर होता है इसका। मैम ये 55% पार्ट 55% पार्ट बनाता है किसका, ब्लड का मैम। जो प्लाज्मा है मैम इसमें 90 to 92% में वाटर देखने को मिलता है, 6 to 8% प्रोटीन देखने को मिलती है। मैम जो प्रोटीन है वो 3 टाइप के, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है। जो फाइब्रिनोजन मैम उसका फंक्शन है ब्लड को क्लोट करने में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। वहीं पे जो एल्ब्यूमिन है मैम वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है, और जो ग्लोबुलिन है मैम वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, वो एंटीबॉडीज बनाती है। फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैम जो हमारा प्लाज्मा उसके अंदर में कुछ मिनरल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया। साथ साथ में मैम इसमें हमें लिपिड, अमीनो एसिड और ग्लूकोज भी देखने को मिलता है, जो क्या कहता है बॉडी में ट्रांजिट करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे। मैम फिर प्लाज्मा में हमें हमारे ब्लड के कोगुलेट करने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए वो भी इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। फॉर्म ध्यान रखते हैं कौन सी इनएक्टिव, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं एक्टिव फॉर्म में, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा कि मैम प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। जब हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, PYQ है। तो यहाँ पे पूरा आपका प्लाज्मा होता है कंप्लीट। अब हमारे आएगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आई होप अगर प्लाज्मा में से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनाते हो तो आप गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। आपको ऐसी आंखें बंद करके खुद से बोलना है, फिर उसको खुद से रीड करना है कि आपने कहीं पे कुछ गलत ना बोल दिया। बच्चों प्लीज़ आप इस तरीके से पढ़ना तो आपको लगेगा कहीं पे यस मैम कि हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। एक बार एक चैप्टर को इस तरीके से पढ़ के तो देखो, हो सकता है कि मैम आपको लगे कि आप टाइम वेस्ट करवाए, बट एक बार ट्राई करके देखना, ट्राई करने में क्या चाहता है। और मैंने कल आपको बोला था, जब मैंने आपको वो कराए थे, क्या करवाए, इंपॉर्टेंट MCQ, तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बोला था, मैंने छोड़ा था कि कमेंट करके बताना। एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि मैम उसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो प्लीज़ आप कमेंट करो, और मैं कुछ क्विज़ डालती हूँ
चैनल पे, आप एक भी बच्चे ने मतलब कोई भी बच्चा उसको इसका आंसर नहीं देता, तो अगर आपको लगता है कि मैम हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ हेल्पफुल करेगा, तो आप आंसर दो। अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आपको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं, आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा तो हमारा कंप्लीट है। अगर प्लाज्मा में से मैंने जैसे बोला कोई क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम में, तो आप खुद से प्रॉमिस करो कि हम प्लाज्मा में से कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे नीट के एग्जाम में। अब फिर हमारा टॉपिक आता है मैम फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में एनसीईआरटी क्या लिख रही है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तीन चीजें आएंगी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, क्या आएगा, इरिथ्रोसाइट आएगी मैम, ल्यूकोसाइट आएगी मैम, और प्लेटलेट्स आएगी। इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके मैम, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। देखो कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, 100% में से 55% हमने प्लाज्मा को दे दिया, तो पीछे बचा कितना 45% ही बचा ना, तो उस 45% में क्या आ जाएगा मैम, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाएंगे। तीन है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एक है इरिथ्रोसाइट, एक है ल्यूकोसाइट, एक है प्लेटलेट्स। इन तीनों को मिला के हमने क्या बोला, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोले। तो दो जो एनसीईआरटी की लाइन है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, इसमें से दो क्वेश्चन बन गए। एक एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स का परसेंट कितना ब्लड में, तो आपको ध्यान 45% है। और ये पूछ लेगा कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ आती है, तो तीन चीज़ आती है, ल्यूकोसाइट आता है, इरिथ्रोसाइट आता है और प्लेटलेट्स आती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इरिथ्रोसाइट को। इरिथ्रोसाइट के बारे में एनसीईआरटी ने 7-8 लाइन लिखी है, उनमें से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन वाले हम गलत नहीं करके अब स्टार्ट करते हैं किसको बच्चों, इरिथ्रोसाइट को। देखो इरिथ्रोसाइट के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स। अब इरिथ्रोसाइट को हमें एक नाम और ध्यान है, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी। आरबीसी और इरिथ्रोसाइट एक ही बंदे के दो नाम है। इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। देखो हमने 3 टाइप की सेल्स पढ़ी, उसमें से मोस्ट अबेंडेंट सेल कौन सी है ब्लड के अंदर, वो है आरबीसी। फर्स्ट लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट अबेंडेंट सेल इन द ब्लड इज इरिथ्रोसाइट या आरबीसी। सेकंड लाइन दी है, ए हेल्दी अडल्ट ह्यूमन हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी mm पर क्यूब। ये mm क्यूब पर माइनस में 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है बट्टा में आ जाएगा, जैसे आरबीसी पर mm क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं आरबीसी पर mm क्यूब। मतलब हम 1 mm क्यूब के अंदर एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितनी आरबीसी देखने को मिलेगी, ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो इसको लाख में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 50 लाख से 55 लाख। आप लिख सकते हो साइड में, मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख, तो 5 मिलियन में हो गया 50 लाख। 5 मिलियन का मतलब 50 लाख हो गया, 1 मिलियन में 10 लाख हो गया, तो 5 मिलियन में 50 लाख, और 5.5 मिलियन मतलब 55 लाख। तो पर mm क्यूब में हमें एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितनी मतलब देखने को मिलेगी, ऑन एन एवरेज आरबीसी 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। ये यूनिट रखनी है पर mm क्यूब में। ठीक है मैम, ऑफ ब्लड। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द अडल्ट। आरबीसी कहाँ बनती है बच्चों, एक अडल्ट के अंदर रेड बोन मैरो में बनती है। रेड बोन मैरो के अंदर ही डब्ल्यूबीसी बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर ही प्लेटलेट्स बनती है। तो तीनों के तीनों बनती है कहाँ पे, एक ही जगह बनती है, कहाँ पे, रेड बोन मैरो। ठीक है मैम। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप। देखो यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा कि आरबीसी डिवॉइड का मतलब नहीं होता, आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं होता, मोस्ट ऑफ द मैमल्स लिखा है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द लिखा मतलब कुछ के अंदर होता है, मोस्ट लगा दिया ना यहाँ पे। आप ध्यान रखो कैमल, कैमल वैसे आप क्वेश्चन नहीं है आपके एनसीईआरटी में दिया, बट आप एक नॉलेज के लिए ध्यान रखो, कैमल एक ऐसा मैमल है जिसके अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, तो आपको याद आना मोस्ट देखना है यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट वर्ड लगा होना चाहिए आपके स्टेटमेंट में। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप, और इनकी शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। दे हैव ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये तो हमने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में पढ़ा था, इससे पहले वाला चैप्टर था कि आरबीसी के अंदर में क्या देखने को मिलता है, एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट देखने को मिलता है, जिसका हमने दिया था हीमोग्लोबिन। और एक ऐसी प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। प्रोटीन के 2-3 टाइप होते हैं, सिंपल प्रोटीन होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, डिराइव्ड प्रोटीन होती है। तो हमें ध्यान रखना कि प्रोटीन भी कैसी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे सिंपल लिख के दे देगा एग्जामिनर स्टेटमेंट में गलत बनाने के लिए। ठीक है, मैं बता रही हूँ एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो प्रोटीन भी कैसी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कलर कैसा है, रेड कलर है, क्या कंटेन करता है, आयरन कंटेन करता है। एक बार इसको होच पोच होकर मैं रेज कर देती हूँ। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स। इसलिए हमने इस सेल को क्या बोला, रेड ब्लड सेल्स बोला, क्योंकि हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से क्या आ रहा है, इसका रेड कलर आ रहा है। ठीक है, ए हेल्दी इंडिविजुअल हैव 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी ml ऑफ ब्लड। हर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, हर 100 ml ब्लड के अंदर एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम होना चाहिए।
ठीक है मैम। दीज मॉलिक्यूल्स प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ये हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं ये जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कि 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन के साथ होता है, इनका फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 20 से 25% जो CO2 है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना के ट्रांसफर होती है। तो हीमोग्लोबिन का काम किस में मैम? हीमोग्लोबिन का काम है मैम ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसफर करना, गैसेज के ट्रांसपोर्ट में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। तो ये बात एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखी है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर, मतलब कितने दिन तक जिंदा रह सकती है आरबीसी? एवरेज 120 दिन के लिए। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होती है? स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलेंगे? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कब्रिस्तान है आरबीसी का कौन? स्प्लीन। ये क्वेश्चन आपके PYQ है कि विच इज द इन विच सेल ऑर्गन इज द सेल ऑर्गन इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो कौन सा मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है बॉडी का ऑर्गन है? वो है स्प्लीन। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसको कंपाइल कर रही हूँ इरिथ्रोसाइट को। फटाफट से आंखें बंद करके मेरे साथ साथ बोलेंगे एक एक लाइन को। मैम हमने पढ़ा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में एनसीईआरटी ने 2-3 लाइन लिखी है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम इरिथ्रोसाइट को, ल्यूकोसाइट को, प्लेटलेट्स को कलेक्टिवली कंसीडर करेंगे, इनको मिला के हम बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मैम जो फॉर्म एलिमेंट्स है वो जो ब्लड है उसका 45% तक पार्ट बनाते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने देख ली। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि उसके बाद में हमने स्टार्ट किया किसको? इरिथ्रोसाइट को। देखो फिर उसके बाद हमने किसको स्टार्ट किया? इरिथ्रोसाइट को स्टार्ट किया। इरिथ्रोसाइट को हमने इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स ऐसे लिखा है एक ही बंदे के दो नाम है। फिर एनसीईआरटी लिखे है कि जो इरिथ्रोसाइट है मैम वो क्या है? हमारी मोस्ट अबेंडेंट सेल है। अगर हमसे ब्लड में पूछे कि मोस्ट अबेंडेंट सेल कौन सी है तो इरिथ्रोसाइट है। और एक हेल्दी ह्यूमन के लिए, एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन के लिए पर mm³ ऑफ ब्लड में कितनी आरबीसी होनी चाहिए? 5 to 5.5 मिलियन, यानी 50 लाख से 55 लाख पर mm ऑफ, मतलब पर mm³ ब्लड में क्या होनी चाहिए? आरबीसी होनी चाहिए। फिर एनसीईआरटी ने लिखी है कि मैम जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पान 120 दिन का होता है और ये कहाँ पे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है? मैम ग्रेवयार्ड कौन है आरबीसी का? स्प्लीन है। फिर एनसीईआरटी लिखी है कि मैम जो आरबीसी है वो कहती है मोस्ट ऑफ द, मतलब आरबीसी क्या करती है? डिवॉइड करती है न्यूक्लियस को मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, और इसका शेप कैसा होता है मैम? बाइकनकेव शेप होता है। आरबीसी के अंदर हमें रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, जो क्या करती है? रेड कलर की होती है, आयरन कंटेनिंग होती है। और ये क्या करती है मैम? ये गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज ही बोलेंगे, गैसियस ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, उसमें क्या होता है? एक सिग्निफिकेंट रोल होता है किसका मैम? हीमोग्लोबिन का। मैम पर 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? एक हेल्दी ह्यूमन में 12 से 16 ग्राम वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 ml ब्लड में। ठीक है, फिर एनसीईआरटी लाइन और लिखा है कि जो आरबीसी है मैम वो बनती कहाँ पे? रेड बोन मैरो में बनती है। ठीक है, होगी सर लाइन आई थिंक कंप्लीट। यस, इतना ही था जो आरबीसी है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब बात बारी आई किसकी? ल्यूकोसाइट की। अब देखते हैं ल्यूकोसाइट को। देखो एनसीईआरटी में आपके सामने आ गया कौन? ल्यूकोसाइट। Leukocytes are also known as white blood cells WBC as they are colorless due to the lack of hemoglobin। देखो ल्यूकोसाइट हमने नाम दिया और उसको हमने क्या बोला? WBC बोला। एक ही बंदे के दो नाम ल्यूकोसाइट बोल दो या फिर WBC बोल दो, व्हाइट ब्लड सेल्स। और हमने इसे व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों बोला? ये व्हाइट कलर के क्यों? क्योंकि हमें इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन देखने को नहीं मिलता, इनमें लैक करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है मैम। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। मतलब बहुत कहाँ पे जो आरबीसी हमारी मिलियंस में थी, लाखों में थी, वहीं पे जो WBC है वो बहुत लेसर नंबर में होते हैं, हजारों के नंबर में होते हैं। 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड में मिलते हैं आरबीसी। और ये कैसे तो न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस होता है। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव, और ये इनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत शॉर्ट लिव होती है। आरबीसी की 120 दिन थी। वी हैव 2 मेन कैटेगरी ऑफ WBC, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। WBC है, आप ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो। WBC मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा बना के दिखाऊँ आपको। देखा वैसे लिख सकते हो। WBC को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूलो, मुझे स्पेलिंग नहीं आ रही, ग्रेन्यूलो स्पेलिंग बोल तो बच्चों, ग्रेन्यूलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट में आपको 3 थे, एक तो न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। और एक ग्रेन्युलोसाइट में तो ध्यान रखनी है, एक तो मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। ऐसा एक चार्ट बना सकते हो लिम्फोसाइट। और फिर आप एक ध्यान रख सकते हैं कि नंबर पे बेस्ड, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ नंबर सबसे ज़्यादा किसका होता है। देखो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, आप लिख सकते हो अपनी एनसीईआरटी में NLM AB। NLM वाला आप चैप्टर पढ़ोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करके अपनी फिजिक्स में, तो आप उसे NLM बोलते हो। NLM AB करके आप एक ट्रिक ध्यान रख सकते हो।
सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं न्यूट्रोफिल, फिर होते हैं ल्यूकोसाइट, फिर होते हैं मोनोसाइट, फिर होते हैं इयोसिनोफिल बोलते हैं, फिर एसिडोफिल इसका नाम है, और फिर होते हैं बेसोफिल। जो न्यूट्रोफिल है वो होते हैं 60 से 65%, आप ऐसे अपनी एनसीईआरटी में ड्रॉ कर सकते हो। ल्यूकोसाइट होते हैं 20 से 25%, जो मोनोसाइट होते हैं वो होते हैं 6 से 8%। वहीं पे जो इयोसिनोफिल होते हैं, एसिडोफिल होते हैं वो 2 से 3%, और जो बेसोफिल होते हैं वो होते हैं 0.5 to 1%। तो आप ऐसे एक ट्रिक एनएलएम में भी करके अपनी एनसीईआरटी में भी ले सकते हो। और जो न्यूट्रोफिल है, जो एसिडोफिल और जो बेसोफिल है, ये तो ग्रेन्युलोसाइट और जो है वहीं पे जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है ये एक ग्रेन्युलोसाइट है। तो इतनी बातें कुछ हमने देखी। अब इसको एनसीईआरटी से रिलेटेड एनसीईआरटी में लिखी हुई बात आप देखना, आपके सामने आएंगी। कुछ बातें हमने देखी कि मैम ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको, WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, लैक करते हैं हीमोग्लोबिन को, और ये न्यूक्लिएटेड होती है, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और इनका जो नंबर होता है वह 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड में होता है। फिर एनसीईआरटी बोले कि 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम, ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। और इयोसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोलते हैं। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट, ये तीनों ग्रेन्युलोसाइट है। वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर द एक ग्रेन्युलोसाइट, और ये एक ग्रेन्युलोसाइट है। आप एक फ्लो चार्ट बना लो एनसीईआरटी में, साइड में यहाँ पे स्पेस होता है, ये स्पेस है ना, यहाँ पे पेंसिल से या पेन से लिख लो, ठीक है। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल 60 to 65%, ये मैंने बताया था, ट्रिक यहाँ पे लिख सकते हो साइड में, अपनी एनसीईआरटी में अपनी जगह होती है तो एनएलएम में भी ऐसे करके लिख लो, और यहाँ पे ऐसे मार्क कर लो, ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगा लो, पता चल जाएगा। और इनके नीचे परसेंटेज लिख लो, इनके मोस्ट अबेंडेंट कौन सा है, न्यूट्रोफिल है, और सबसे कम कौन सा है, बेसोफिल है। और इसका परसेंट भी दिया कितना होता है, 60 to 65% होता है द टोटल WBC, एंड द बेसोफिल आर द लिस्ट, और सबसे कम कौन सा है बच्चों, बेसोफिल है, कितना होता है 0.5 to 1%, ये हमने देख लिया, ठीक है मैम। अमंग दैम आगे क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट का परसेंटेज दिया गया, कितना 6 to 8% आर द फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के में एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखनी, कैसी होती है, फैगोसाइटिक होती है, जो कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आया उसे क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो फैगोसाइटिक सेल 2 है WBC में, और एक न्यूट्रोफिल है, एक मोनोसाइट है। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन एक्सेट्रा एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अगर आपसे पूछ ले कोई एग्जामिनर की इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर कौन सी जो हमारी WBC है वो काम करती है, तो आपको ध्यान है बेसोफिल। बेसोफिल क्या सीक्रेट करती है मैम, 3 चीज़ सीक्रेट करती है, एक हिस्टामिन है, एक सीरोटोनिन है, एक हिपेरिन है, ठीक है। उसके बाद में दिया है इयोसिनोफिल के बारे में, इयोसिनोफिल के बारे में दिया एनसीईआरटी, इसका नंबर ध्यान है 2 से 3%, और रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। अब आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी WBC काम आएगी, तो इयोसिनोफिल है काम आएगी। और जो रजिस्टर करती है इन्फेक्शन में वो कौन सी WBC करती है, वो भी इयोसिनोफिल करती है। लिम्फोसाइट का नंबर आगे दिया 20 से 25% आर ऑफ द मेजर 2 टाइप। लिम्फोसाइट के 2 टाइप होते हैं, B and T। बोथ B and T आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। और हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में कौन सी WBC हेल्प करती है, वो करती है लिम्फोसाइट। और कितने टाइप के, 2 टाइप होती है, B and T। अब मैं फटाफट से WBC को यहाँ पे कंपाइल कर रही हूँ, आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। WBC बोल दो, चाहे ल्यूकोसाइट बोल दो, वाइट ब्लड सेल्स, और ये क्या करती है, लैक करती है हीमोग्लोबिन को, इसलिए हमने इसको क्या बोला, WBC बोला। ये मैम शॉर्ट लिव्ड होती है, इसका अमाउंट भी बहुत कम है, ब्लड के अंदर 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड में है मैम, ठीक है मैम। इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है मैम। जो WBC से 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट है उसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, 3 है, कौन सी है, न्यूट्रोफिल है, इयोसिनोफिल है, बेसोफिल है। और मैम जो एक ग्रेन्युलोसाइट है वो तो है कौन सी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। हमने एक ट्रिक देख ली एनएलएम में भी, आप ऊपर लिख लो उसको। सबसे ज़्यादा होती है न्यूट्रोफिल, फिर होती है लिम्फोसाइट, फिर होती है मोनोसाइट, फिर होती है एसिडोफिल या फिर इयोसिनोफिल बोलते हो, फिर होती है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल कितनी है, 60 से 65%। लिम्फोसाइट कितनी है, 20 से 25%। मोनोसाइट कितनी है, 6 से 8%। इयोसिनोफिल या एसिडोफिल कितनी है, 2 से 3%। बेसोफिल कितनी है, 0.5 से 1%। सबसे ज़्यादा अबेंडेंट जो WBC है, फिर हमें पता सबसे ज़्यादा अबेंडेंट जो WBC है वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल है, कितनी 60 से 65%। और न्यूट्रोफिल का काम दिया और मोनोसाइट का काम दिया कैसे होती है, फैगोसाइटिक नेचर होती है। जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उसको क्या कर देती है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर किया उसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर बेसोफिल के बारे में एनसीईआरटी लिखा है, सबसे कम होती है, 0.5 से 1%। ये 3 चीज़ें सीक्रेट करती है, सीरोटोनिन, हिपेरिन और हिस्टामिन, ठीक है। और जो बेसोफिल है उसका किस में रोल होता है, इन्फ्लामेशन में रोल होता है। इन्फ्लामेशन से रिलेटेड कोई भी WBC पूछे तो आएगा बेसोफिल। फिर इयोसिनोफिल के बारे में एनसीईआरटी दिया हुआ है, 2 से 3% होती है, ये एक एलर्जिक रिएक्शन में, और एक क्या करती है, रजिस्ट करती है इन्फेक्शन में, ये ठीक है मैम। फिर एनसीईआरटी का जो लिम्फोसाइट है वो कितनी होती है, 20 से 25% होती है। 2 टाइप की होती है, B और T लिम्फोसाइट, और इनका काम क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स में इनका काम होता है। यहाँ पे होती है WBC कंप्लीट। फिर हमारी जो नेक्स्ट सेल आती है वो होती है प्लेटलेट्स और ऑल्सो कोर थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट एक ही बंदे के 2 नाम है। प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट ऑल्सो कोर थ्रोम्बोसाइट आर सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस
फ्रॉम मेगाकारियोसाइट स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। मैंने बताया था कि तीनों की तीनों सेल बनेगी कहाँ पे, बोन मैरो मिलेगी। तो बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होती है जिसका नाम क्या है, मेगाकारियोसाइट। इस मेगाकारियोसाइट के फ्रेगमेंट हो जाते हैं, टूट जाती है, इसके टुकड़े हो जाते हैं, तो क्या बन जाती है, प्लेटलेट्स बन जाती है, उसी हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3 लाख प्लेटलेट्स पर mm3, मतलब 1.5 लाख से 1,50,000 से लेकर 3,50,000 प्लेटलेट पर mm3 मिलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि नंबर के बेस पे आप तीनों सेल को बताओ तो सबसे ज़्यादा कौन आरबीसी है पर mm3 में, फिर कौन है फिर प्लेटलेट्स आएगा, प्लेटलेट्स हैं, स्पेलिंग देख लेना। फिर कौन आएगा मैम, WBC। ये किसके बेस पे, नंबर के बेस पे आप ऐसे साइड में लिख लो जाए। सबसे ज़्यादा अबेंडेड कौन है, आरबीसी, और WBC सबसे कम है। प्लेटलेट्स इन दोनों के बीच में 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm3। ठीक है मैम। प्लेटलेट्स क्या रिलीज करता है, प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब देखो हमने काम देख लिए। जब सबसे पहले हमने आरबीसी का काम देखा तो आरबीसी का काम था गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, जो हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। फिर जब हम WBC पे तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा रही थी। जो मोनोसाइट थी, जो न्यूट्रोफिल थी, वो फैगोसाइटिक नेचर में थी, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रही थी। यहाँ पे जो एओसिनोफिल थी उसका एलर्जिक रिएक्शन में और इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर रही थी। वो जो बेजोफिल थी वो सेरोटोनिन, हिस्टामिन, हिपेरिन को सिक्रेट कर रही थी। वहीं पे जो लिम्फोसाइट थी वो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को बनाती थी। तो WBC का कहीं ना कहीं काम क्या था, हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में। वहीं पे अब हमने देखा जो प्लेटलेट्स है उसका काम क्या, ब्लड को कोकुलेट करने में, ब्लड का कोटिंग बनाने में। तो तीनों सेल के अपने अलग अलग काम है। आपसे ऐसे मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मैंने बता दिया। ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये हमें पता ही है। अगर किसी चीज़ का कम ब्लड को क्लॉट करने में अगर उसका नंबर बॉडी में कम हो गया तो क्या होगा, हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लोड हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ब्लड का। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर बह जाएगा। ठीक है। प्लेटलेट्स की तो 4-5 लाइनें मैं कंपाइल कर देती हूँ, फिर मैं पूरी फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, प्लाज्मा को कंपाइल करूँगी आपके सामने। आप देखना, खुद से आंखें बंद करके सुना और खुद भी बोलना मेरे साथ में। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट जो हैं ये क्या एक ही बंदे के दो नाम है। ये कहते हैं कि हमारी जो बोन मैरो है उसके अंदर एक सेल होते हैं मेगाकारियोसाइट, उसके फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं। मैम जो प्लेटलेट्स या जो फिर थ्रोम्बोसाइट है इसका फंक्शन क्या था हमारी बॉडी के अंदर कि ब्लड को क्लॉट करने में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या करती है, हेल्प करती है। उसका नंबर दिया हुआ है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड में होता है। ठीक है मैम। अगर हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाएगी किसके, प्लेटलेट्स की, तो क्या होगा, हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो जाएगा। इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब हमें स्टार्ट करूँ ब्लड से, वहाँ से मैं पूरे एनसीईआरटी को बोल रही हूँ, आप खुद से देखना कि आपको कितना समझ में है कितना नहीं। मैंने देखा सबसे पहले ब्लड के बारे में एनसीईआरटी ने 2 लाइन लिखी है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी मैट्रिक्स फ्लूइड होती है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया बच्चों प्लाज्मा के बारे में लिखा हुआ सबसे पहले स्ट्रोक लड़का होता है, विस्कस फ्लूइड है, कितने % होता है, ये 55% ब्लड का पार्ट बनाता है। जो प्लाज्मा है इसमें 90 to 92% तक प्रोटीन मिलेगा, 6 to 8% प्रोटीन मिलेगा। जो प्रोटीन है वो 3 टाइप की है, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है। फाइब्रिनोजन क्या करेगी, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगी, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाएगी। वहीं पे जो ग्लोबुलिन है मैम वो क्या करेगी, उसका क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून रिस्पॉन्स में उसका हेल्प होता है, वो क्या करती है, वो एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है। वहीं पे प्लाज्मा में हमें कुछ मिनरल्स लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ये देखने को मिलते हैं। वहीं पे हमें प्लाज्मा के अंदर कुछ क्या मिलते हैं, लिपिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज देखने को मिलता है, जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिट होते रहते हैं। फिर साथ ही साथ में प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड को कोगुलेट करने के लिए जो फैक्टर होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दे, प्लाज्मा में से हटा दे तो क्या बन जाएगा, वो सीरम बन जाएगा। यहाँ पे हमारा प्लाज्मा होता है कंप्लीट। फिर एनसीईआरटी बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। एनसीईआरटी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीज़ों को शामिल किया, एक तो इर्थोसाइट को, एक ल्यूकोसाइट को, एक प्लेटलेट्स को, या फिर थ्रोम्बोसाइट बोल दो। और ये जो है हमारे ब्लड का 45% पार्ट करते हैं। फिर एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया इर्थोसाइट, उसे रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स बोला, ये मोस्ट अबंडेंट सेल है। इसका अमाउंट कितना मतलब ये होता है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, यानी 50 लाख से 55 लाख तक होते हैं। इसका लाइफ स्पान 120 दिन का होता है। डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती है, जाके स्प्लीन में होती है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। मैम जो आरबीसी है उसका जो मतलब जो आरबीसी है वो क्या करती है, मोस्ट मैमल्स में आरबीसी क्या करती है, डिवोइड करती है न्यूक्लियस को। इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है। मैम आरबीसी के अंदर हमें रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की अमाउंट एक हेल्दी एवरेज ह्यूमन के अंदर कितनी होनी चाहिए, 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम होनी चाहिए। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। आई थिंक आरबीसी के बारे में इतनी बातें एनसीईआरटी में लिखी थी। इसका लाइफ स्पैन हो गया, अमाउंट हो गया, शेप हो गया। आई थिंक आरबीसी यहाँ पे कंप्लीट हो, तो कुछ 1-2 लाइन रह गई हो तो हम देखेंगे बाद में। फिर आते हैं मैम हमारा WBC, जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और एनसीईआरटी में एक लाइन रखी, हमने इसको रेड ब्लड सेल्स क्यों बोले, क्योंकि इसमें रेड कलर का मतलब आयरन कंटेनिंग वो होता है ना हीमोग्लोबिन, तो इसलिए हमने उसे रेड ब्लड सेल्स बोला।
वाइट ब्लड सेल्स में कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये लैक करती है हीमोग्लोबिन को, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसलिए हमने इसे वाइट ब्लड सेल्स बोलती है। और जो जो वाइट ब्लड सेल्स है WBC वो बहुत कम होते हैं नंबर में, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड में देखने को मिलेंगे। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में 3 आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, और ग्रेन्युलोसाइट में आ जाएंगे 2 मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मैम जो न्यूट्रोफिल है और जो मोनोसाइट है उनका फैगोसिटिक नेचर होता है, वो क्या करती है मैम, जो कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं पे जो बेसोफिल है वो सबसे नंबर में कम है, इनका परसेंट में बाद में बता दूंगी आपको। जो बेसोफिल है वो सबसे नंबर में कम है और ये क्या करती है, 3 चीज़ें हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन को क्या करती है, सिक्रेट करती है। और जो किसमें इनका रोल होता है, इन्फ्लामेशन में इसका रोल होता है। फिर उसके बाद में आती है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल का क्या करती है, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करती है और एलर्जिक रिएक्शन में क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन में कौन एक्टिव हो जाती है, हमारी इयोसिनोफिल एक्टिव हो जाती है, इसका रोल होता है। उसके बाद में क्या जाएगा, उसके बाद में आएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती है, 20 से 25% होती है, 2 टाइप की होती है, बी और टी लिम्फोसाइट, और इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, स्कैल्प होता है। फिर आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, NLMAP। सबसे ज़्यादा नंबर में कौन होता है, न्यूट्रोफिल होगा, सबसे कम कौन होगा, बेसोफिल होगा। न्यूट्रोफिल जो वो 60 से 65% है, जो लिम्फोसाइट है वो कितने 20 से 25% है, जो मोनोसाइट है वो 6 से 8% है, जो एसिडोफिल है, इयोसिनोफिल है वो 2 से 3% है, वहीं पे जो बेसोफिल है वो 0.5 to 1% है। यहाँ पे होती है आपकी WBC कंप्लीट। उसके बाद में आती है आपके पास में कौन, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये बोन मैरो के अंदर एक म्यूकोकैरियोसाइट सेल होती है, उसके फ्रैगमेंट से बनती है। जो प्लेटलेट्स है उसका नंबर 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ हमें ब्लड में ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में क्या होता है, ये किस में हेल्प करती है, ब्लड कोगुलेशन में या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए तो हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। आई होप मैंने सब लाइनें बोल दी होगी। जैसे मैंने आंखें बंद करके सब बोला ना फटाफट से, वैसे ही आपको बोलना है खुद से। मैं एक बार चेक कर लूँ कुछ लाइन रहना क्यों नहीं, सब कुछ बोल दिया मैंने, वैसे ही आपको भी बोलना है। और एक बार जैसे मैं चेक करी वैसे खुद से चेक भी करना है कि कहीं हमने कुछ गलत ना बोल दिया, क्योंकि गलत पड़ा हुआ माइंड में सेट रह गया तो वो आगे एग्जाम में गड़बड़ करेगा। यहाँ पे कोई गलती हो तो हम उससे सुधार सकते हैं, क्योंकि अभी प्रिपेयर करें ना बच्चों, युद्ध में गए नहीं है, युद्ध में जाने से पहले तलवार को धार दी जाती है, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। कोई बात नहीं, गलती हुई तो गलती इंसान से होती है, मुझसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। वो गलती होगी उससे हम यहाँ पे सुधार लेंगे, उसमें कुछ करेक्शन करना होगा कर लेंगे, बट पेपर में जाके वो करेक्शन हुआ तो वो हमारा जो हम बोलते हैं गोल है उससे में दूर ले जाएगा, ठीक है। आई होप आपको फॉर्म एलिमेंट्स ब्लड यहाँ पे होता है कंप्लीट। उसके बाद मैं आता है हमारा टॉपिक ब्लड ग्रुप, उसको मैं आज पढ़ाऊंगी आपको, फिर करेंगे लेक्चर को फिनिश। फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में एक इसमें डायग्राम रहेगी, मैं वो दिखा दूंगी आपको, WBC के डायग्राम डिवाइन सेक्टर में वो देख लेंगे। ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है हमें, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ब्लड ग्रुप कंप्लीट। थोड़ा सा रह गया, फटाफट से कर लेते हैं। ABO ग्रुपिंग देखो, नहीं पहले ब्लड ग्रुप देगा ना, ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो अपने और भी फ्रेंड्स को बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, और आप बताओ कि मैम आप ऐसे अच्छा नहीं पढ़ा रहे, इसमें और चेंजेस करो तो आप कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे भी कुछ सजेशन दो, कुछ कमेंट करो। जो कल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोला था वो भी किसी भी बच्चे ने नहीं दिया, मैं खुद डालती हूँ, उनका भी कोई बच्चा आंसर नहीं देता। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के, आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है तो आंसर दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप को। देखो, एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। अब देखो, अगर आपके कट लग गया तो रेड कलर का ब्लड आएगा, मेरे कट लग गया तो रेड कलर का ब्लड आएगा, किसी आपके फ्रेंड के कट लग गया तो उसके भी रेड कलर का ब्लड आएगा। देखने में तो ऐसे लगता है कि हाँ सभी का ब्लड सेम है, बोल रहा है ना कि हमें लगता तो ऐसे सिमिलर है सबका, बट फिर भी कुछ एस्पेक्ट में क्या करता है, ब्लड जो है वो डिफर करता है, उसमें कहीं ना कुछ डिफरेंस होता है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बिन डन। बहुत सारे टाइप की ग्रुपिंग होती है, अराउंड 30 टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है, बट हमें क्या करना है, एक ही मतलब 2 ही 2 सच ग्रुपिंग, उसमें से 2 कौन से, एक तो है ABO ब्लड ग्रुपिंग और एक है RH पे। ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH आर वाइडली यूज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ की जाती है, 2 ब्लड ग्रुपिंग यूज़ की जाती है, ABO ब्लड ग्रुपिंग और RH। अब इस पैराग्राफ में से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन आता है वो देखो। सबसे पहले तो एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि हाँ क्या हमारा ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है सर्टेन एस्पेक्ट में, तो आपको ये बताना है यस मैम हमारा ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है सर्टेन एस्पेक्ट में, ठीक है मैम। फिर एग्जामिनर पूछेगा कि बहुत सारे टाइप की ब्लड ग्रुपिंग प्रेजेंट है क्या, तो यस मैम वेरियस टाइप की, ध्यान रखना है वेरियस टाइप की ब्लड ग्रुपिंग प्रेजेंट है, बट उसमें से मतलब यूजफुल कितनी है, वाइडली कितनी चलती है, तो उसमें से 2 टाइप की में ध्यान, एक तो ABO और एक RH। तो इसमें से 3 क्वेश्चन मतलब 3 लाइनों में से एक तो डिफरेंट एस्पेक्ट में हमारा जो ब्लड होता है वो डिफरेंट हो सकता है, सर्टेन एस्पेक्ट में डिफरेंट ब्लड होता है, हमें लगता है सिमिलर बट वो कुछ सर्टेन एस्पेक्ट होते हैं जिसमें वो डिफरेंट होते हैं। वेरियस टाइप की ग्रुपिंग प्रेजेंट है ब्लड को से क्लासीफाई करने की, बट उसमें से 2 टाइप की ब्लड ग्रुपिंग, एक RH वाली और एक ABO वाली, वो वाइडली यूज़ की जाती है वर्ल्ड में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग को। देखो ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन्स केमिकली दैट कैन
इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। देखो दो टाइप की एंटीजन मतलब दो सरफेस एंटीजन होती है ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। देखो आरबीसी कैसी होती है, बाइकोन के होती है, ह्यूमन की कुछ इस टाइप की होती है। तो ये जो आरबीसी की सरफेस है यहाँ पे क्या होंगे, कुछ एंटीजन लगे होंगे। आरबीसी की सरफेस पे क्या लगते हैं बच्चों, एंटीजन लगे होते हैं। दो टाइप के एंटीजन हो सकते हैं, एक तो एंटीजन का नाम है ए और एक एंटीजन का नाम है बी। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। अगर हमसे पूछे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसके ऊपर बेस है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दो एंटीजन के ऊपर बेस है, उनके एब्सेंस के ऊपर, उनके प्रेजेंट के ऊपर। वो कौन सी एंटीजन है, उनका नाम है ए और बी। ए और बी प्रेजेंट होगी या एब्सेंस होगी, उसके बेस पे हमने क्या किया, हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिजाइन किया, क्लासीफाई किया। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल सर्टेन टू नेचुरल एंटीबॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या बोल रहे हैं एनसीटी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द फोर ग्रुप्स ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ आर गिवन इन टेबल। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। The blood of a donor has to carefully match with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping distribution of RBC। अब देखो क्या बोला इसमें एनसेट ने, सबसे पहले देख बोला एनसेट ने कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसके ऊपर बेस है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बेस है प्रेजेंट और एब्सेंस किसके ऊपर, दो सरफेस एंटीजन है, कौन कौन सी, आरबीसी नेमली ए एंड बी। फिर हमने बोला कि प्लाज्मा में हमें कुछ डिफरेंट इंडिविजुअल सर्टेन टू नेचुरल एंटीबॉडी, कौन कौन सी होती है वो एंटीबॉडी, ए और बी एंटीबॉडी, तो वो हम देख लेंगे। और प्लाज्मा में क्या मिलती है, एंटीबॉडी मिलती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी इन द फोर ग्रुप ऑफ ब्लड, और चार ब्लड ग्रुप है कौन से, ए बी एंड ओ, टेबल में हम देख लेंगे। और हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमें मान लो ब्लड, मुझे ब्लड चाहिए मान लो, तो मैं ऐसे नहीं मैं किसी भी बंदे का ब्लड ले सकती हूँ। अगर मुझे ब्लड डोनेट किया जाएगा, कोई भी बंदा मुझे ब्लड डोनेट करे, तो सबसे पहले हमारे ब्लड की मैचिंग की जाएगी, क्या सामने वाले बंदे का जो ब्लड है, जो डोनर है उसका ब्लड मैं ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ। रिसिपिएंट और डोनर के बीच में कहीं मतलब कोई मिसमैच ना हो जाए, इसके लिए पहले क्या कहते हैं, उनकी मैचिंग की जाती है। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाद में हमें सीवियर प्रॉब्लम होती है, लाइक क्लम्पिंग। क्लम्पिंग का होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। द डोनर्स कंपेटिबिलिटी इज ऑल्सो शोन इन द टेबल। अब देखो हम ये फिगर देखते हैं, इसमें से ही क्या आता है, क्वेश्चन आता है। सबसे पहले दिया ब्लड ग्रुप चार है, ए बी एंड ओ, चार ब्लड ग्रुप है। एंटीजन और आरबीसी, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। एक बात ध्यान में, मान लो ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, ये कोई ब्लड वेसल है, ऐसे कोई ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल जा रही है, तो उसके अंदर आरबीसी होंगे ऐसे, ठीक है, उसके अंदर आरबीसी होंगे, बाहर ऐसे फ्लूइड सबस्टांस होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे, मेमोरी पड़ा है। तो जो हमारी एंटीबॉडी है वो तो कहाँ होती है, प्लाज्मा में होती है। एंटीबॉडी कहाँ होती है बच्चों, एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में। ये तो क्या एंटीबॉडी, ध्यान रखना बच्चों को, ये नहीं पता होता एंटीबॉडी कहाँ मिलेगी और एंटीजन कहाँ मिलेगा। वहीं पे जो एंटीजन लगे होते हैं वो हमारे आरबीसी के ऊपर लगे होते हैं, और ये हो गए एंटीजन जो कहाँ लगे, आरबीसी के सरफेस पे लगे। तो एनसेट ये लिखा है एंटीजन और आरबीसी। एंटीजन कहाँ है, आरबीसी के ऊपर है। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी कहाँ है बच्चों, प्लाज्मा के अंदर है। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, एंटीजन है वो कहाँ पे, आरबीसी के ऊपर, एंटीबॉडी क्या प्लाज्मा में है, ठीक है मैम। और फिर डोनर ग्रुप कौन सा ग्रुप पर डोनेट कर सकते हैं ब्लड को, देखो फटाफट से। चार ब्लड ग्रुप है मैम, ए बी एंड ओ। देखो जो ब्लड ग्रुप है वैसा ही एंटीजन हमें आरबीसी के ऊपर देखने को मिल रहा है, बात ध्यान रखनी है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारा एंटीजन भी ए होगा, हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो दोनों एंटीजन देखने को मिलेंगे, ए भी होगा बी भी होगा, और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, नील होता है, ठीक है, ओके मैम। जो एंटीबॉडी होती है वो अपोजिट होती है एंटीजन की। अगर एंटीजन ए है तो एंटी बी होगी, एंटीजन बी है तो एंटी ए होगा। दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं, और अगर एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी मिलेगी, ठीक है बच्चों। अब देखो ओ सबको दे सकता है, ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, और ए भी होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ए भी सबसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ए भी सबसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ए भी सबको, ए बी को ए बी दे सकता है ग्रुप, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, ठीक है। और ओ के यूनिवर्सल डोनर तो ओ सभी को दे सकते हैं, देखो। फिर वहीं पे मैं जानना है, सेम वाला सेम से लेता है। ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए से ले लेगा, बी ब्लड ग्रुप है तो बी से ले लेगा, ए बी है तो ये तो वैसे भी सबसे ले सकता है, और ओ वाला सिर्फ हमेशा ओ से ले सकता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये टेबल खुद से ड्रॉ करेंगे हम एक बार, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ blood can be donated to person with any other blood group, hence O group individual are called universal donor। O के universal donor है वो सबको दे सकता है, और person with AB group can accept blood from person with AB as well as the other group of blood, therefore such person are called universal recipient। universal recipient बोल दो या फिर universal acceptor बोल दो, कौन, जो ब्लड ग्रुप AB है, और जो यूनिवर्सल डोनर कौन है, O है।
अब ओ में भी हमें ध्यान रखना है यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ माइनस है। ठीक है, आप लिख लो साइड में यूनिवर्सल डोनर में ओ माइनस आएगा। ये प्लस माइनस करते हैं हम कल के लेक्चर में समझेंगे, RH ग्रुपिंग को समझेंगे तब। ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पे AB प्लस आएगा। आप लिख लो एनसीईआरटी में साइड में यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछे तो AB प्लस और यूनिवर्सल डोनर पूछे तो O माइनस। ठीक है, अब खुद से ये टेबल बनाएंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में नहीं, अपने रफ पेज लेंगे, उस पर खुद से टेबल ड्रॉ करेंगे। 4 कॉलम बनाने ऐसे। यहाँ पे क्या लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखना है। राइटिंग बच्चों गंदी देगी बट खुद से आप सुंदर लिखना ब्लड ग्रुप। यहाँ पे एंटीजन ऑन RBC लिखना है ऐसे, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, और यहाँ पे लिखना है डोनर। देखो ब्लड ग्रुप कितने 4 हैं, AB एंड O। मैंने बताया था एंटीजन RBC के ऊपर वही मिलेगी जो ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन भी A मिलेगा, ब्लड ग्रुप A है। एंटीजन B मिलेगा, ब्लड ग्रुप B है। एंटीजन दोनों मिलेंगे A और B क्योंकि ब्लड ग्रुप A पे। यहाँ पे कोई भी एंटीजन होता है नीला आएगा। एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट होती है। अगर एंटीजन A है तो एंटी B मिलेगा, एंटीजन B है तो एंटी A मिलेगा। यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगी, नीली मिलेगी। यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी मिलेंगे, एंटी A एंड एंटी B। देखो O सबको दे सकते हैं तो O में लिखो सब। सेम वाला सेम से लेता है, A वाला A से ले सकता है, B वाला B से ले सकता है, और AB वाला AB से ले सकता है। ठीक है, और AB ऐसा ग्रुप है जो सबसे ले सकता है, तो ये B से भी ले सकता है और ये A से भी ले सकता है, और O वाला सिर्फ O से ले सकता है। यूनिवर्सल आप एक गैस लिख लो, यूनिवर्सल डोनर लिख लो, और यूनिवर्सल एनसीईआरटी में साइड में लिख लो तो एक्सेप्टर लिख लो। साइड में लिखने की जरूरत है, उसके साथ में लिख लो यूनिवर्सल डोनर O माइनस लिखो, O के साथ में माइनस, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर लिखो AB प्लस। वैसे प्लस माइनस हमें पूछेगा नहीं क्योंकि आप एनसीईआरटी में दिया नहीं, बट अगर पूछ भी ले तो डोनर में O माइनस ध्यान रखना है और एक्सेप्टर में AB प्लस ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये टेबल होती है आपके यहाँ पे कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हो। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है हमारा, ये बचता है RH ग्रुपिंग वाला। ABO ग्रुपिंग तो हमने पढ़ ली, उसके बाद में हमें पढ़नी है RH ग्रुपिंग। ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, आपको काम करना है कि मैम हमें खुद से घर पे अच्छे से रिवाइज करना है। खुद से जो मैंने आज पढ़ा है उसको आंखें बंद करके खुद से पढ़ लोगे। 3 पेज मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ा दिया, तीनों पेज पढ़ने और लेक्चर देखने के लिए थैंक यू आप सभी का। आपने अपना टाइम निकाल के कीमती टाइम मुझे दिया, अपने लेक्चर को सुना। फेस हमेशा ऐसे स्माइलिंग रखो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।